हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। भारत में आर्थिक वातावरण। तो भारत में आर्थिक वातावरण यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक वातावरण आखिर होता क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते किसे हैं। तो आर्थिक वातावरण जो है वो उन सभी आर्थिक निर्धारकों यानी कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट से संबंधित है जो कॉमर्शियल और कंज्यूमर कॉम्प्लायंस को अफेक्ट करता है, यानी कि जो वाणिज्यिक और उपभोक्ता अनुपालन को प्रभावित करते हैं। और शब्द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो उन सभी बाहरी आर्थिक परिस्थितियों को इंगित करता है, यानी कि उन सारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को वो इंडिकेट करता है जो ग्राहकों और बाजार के क्रय अभ्यास को प्रभावित करती हैं और इसलिए व्यवसाय के उत्पादन को भी ये प्रभावित करते हैं। भारत में व्यावसायिक उद्यम यानी कि बिजनेस इंटरप्रेन्योर अपने कार्य संचालन में यानी उनका जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसमें आर्थिक पर्यावरण मतलब कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के महत्व को स्वीकार करते हैं और लगभग सभी कंपनी के चेयरपर्सन वार्षिक रिपोर्ट में देश के सामान्य आर्थिक पर्यावरण और उनकी कंपनियों पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन पर ध्यान देते हैं। भारत में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में उत्पादन के साधन और धन के वितरण से संबंध रखने वाले वो जो डिफरेंट माइक्रो लेवल के फैक्टर इंक्लूड हैं जिसका बिजनेस और इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ता है। ये फैक्टर जो हैं वो इस तरह हैं: देश के आर्थिक विकास की स्थिति, आर्थिक ढांचे का मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वरूप जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही क्षेत्रों की भूमिका होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की जो भूमिका है वो एक समान होती है। सरकार की आर्थिक नीतियाँ जिसमें औद्योगिक, मौद्रिक और राजस्व नीतियाँ भी संबंधित हैं, ये भी शामिल हैं। आर्थिक नियोजन जिसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं जिसमें कि पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक बजट, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो भारत में व्यवसाय का आर्थिक पर्यावरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही निरंतर बदल रहा है और जिसका मुख्य कारण है सरकार की नीतियाँ यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वह पूरी तरह से कृषि और ग्रामीण प्रवृत्ति की थी और 70% पॉपुलेशन जो था वो कृषि कार्य में लगा हुआ था। 80% जनसंख्या गांव में रहती थी। तो उत्पादन की जो उत्पादन था उसमें असंगत और निम्न उत्पादकता यानी निम्न उत्पादकता से मतलब होता है चीप प्रोडक्टिविटी की तकनीकी का उपयोग होता था। यानी कह सकते हैं कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ख़राब थी। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए जिसमें क्या था कि जो प्लाई उद्योग था उस पर राज्य का नियंत्रण हो गया। केंद्रीय नियोजन और जो निजी क्षेत्र के महत्व था उसको कम करना भी शामिल था। भारत के विकास के लिए आर्थिक नियोजन के अनुरूप भी सरकार ने ढांचागत उद्योगों की यानी कि जो स्ट्रक्चर इंडस्ट्री था उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रमुख भूमिका सौंपी। और जब प्राइवेट सेक्टर को उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के प्रोडक्ट की विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया, उसी समय क्या था कि सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमों को और उनके कार्यकलापों पर बहुत सारी रोक लगा दी और उस पर नियम और नियंत्रण लागू कर दिए। चूंकि भारत को आर्थिक नियोजन को अपनाने के मिश्रित परिणाम निकले, बहुत अच्छी फसल के बाद भी 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर विदेशी मुद्रा का संकट आया, यानी कि जो फॉरेन करेंसी क्राइसिस थी उसकी प्रॉब्लम सामने आई और उच्च राजकीय घाटा और मूल्य वृद्धि की समस्या सामने आई। और 1991 में आए इस संकट का मुख्य वजह जो था वो था रुपए की कीमत में लगातार घटना। रुपए की कीमत जो थी वो लगातार घट रही थी और देश का बढ़ता चालू खाता उसमें लगातार घाटा हो रहा था और इसकी वजह से निवेशकों का भारत के प्रति घटता हुआ भरोसा, वो लगातार अब कोई निवेशक जो था यानी कि जो इन्वेस्टर थे वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका भरोसा जो था वो पूरी तरह से टूटता जा रहा था और रुपए की विनिमय दर में भी कमी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी वजह जो थी वो आर्थिक जो जो अर्थव्यवस्था थी उसके संकट का कारण बन रही थी। जून 1991 का संकट। संकट की स्थिति के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके कारण सरकार ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी वो इस प्रकार है: गंभीर राजस्व संकट यानी कि रेवेन्यू क्राइसिस, जिसमें 1990 से 91 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% तक पहुंच गया और आंतरिक ऋण जीडीपी का लगभग 50% था और केंद्रीय सरकार के एकत्रित कुल राजस्व का 39% भाग ब्याज के भुगतान में ही चला गया। 1980 से 81 के मूल्यों को आधार मानकर
जीडीपी की वृद्धि दर 1988 से 89 में लगभग 10.5% के उच्चतम स्तर से गिरकर 1.4% पर आ गई और अमेरिकन डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत में 26.7% की कमी आई। और जून 1991 में विदेशी मुद्रा कोष इतने नीचे स्तर पर आ गई कि एक सप्ताह के आयात का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त थी और प्रवासी भारतीय यानी कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन थे वो अपनी जमा को तेज़ी से निकाल रहे थे। यानी कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन थे उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी उनकी जमाएं थी, उनको वो तेज़ी से निकाल रहे थे। इसका कारण ये था कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनका विश्वास बुरी तरह से डोल गया था। आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें क्या था कि सरकार ने जरूरी लाइसेंस के वर्ग में उद्योगों की संख्या घटाकर 6 कर दी। कई उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के लिए निश्चित किए गए थे, अब उन्हें मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कारणित महत्व को 4 उद्योग में सीमित कर दिया गया। विनिवेशकों को कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में शामिल कर दिया गया। विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाया गया, यानी कह सकते हैं कि उसे लिबरल किया गया। और जो फॉरेन इक्विटी पार्टनरशिप था उसको बढ़ा दिया गया। इंडिया में क्या था कि जो ट्रेड रेगुलेशन था वो इतना टफ था कि कोई भी इंटरनेशनल इंडस्ट्री इंडिया में आकर ट्रेड नहीं करना चाहती थी। उस टाइम इंडिया में फेरा एक्ट चलता था, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जिसमें जो रूल रेगुलेशन थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने कड़े थे कि कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में ट्रेड नहीं करना चाहती थी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहती थी। और क्योंकि इंडिया में आर्थिक संकट का समय था तो उस टाइम क्या था कि लिबरल होने की आवश्यकता थी। लिबरल से मतलब यह है कि यानी उदार होने से मतलब कि जो भी रूल और रेगुलेशन है उनको कम करना, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके, फॉरेन की जो करेंसी है वो इंडिया में आ सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। उसी टाइम पे एक नई औद्योगिक नीति एलपीजी लाई गई। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी कहते हैं। अब एलपीजी को एक एक करके समझते हैं। तो उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं शामिल होती हैं जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां, नियम, प्रशासनिक नियंत्रण और जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको समाप्त किया जाता है, या कह सकते हैं कि उसमें शिथिलता लाई जाती है। तो इसमें क्या था कि जो आर्थिक सुधार का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय और उद्योगों यानी कि जो इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री थी उसमें लगे जो अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध था उनसे उसको मुक्त कराना था। और ये लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति का संकेत था। तो भारतीय उद्योग में उदारीकरण से संबंधित जैसे थोड़े उद्योग को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना, वस्तु और सेवाओं के ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरण में लगे प्रतिबंधों को हटा लेना, टैक्स की दरों यानी कि जो कर की दरें थीं उसमें कमी करना, अर्थव्यवस्था में जो अनावश्यक नियंत्रण थे उनको हटा लेना, तो ये सारी चीज़ें उदारीकरण में आती थी। तो उदारीकरण का जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि जो भी ट्रेड के प्रति जो रूल रेगुलेशन थे, जो अनावश्यक नियंत्रण थे उनको हटाना, उनको कम करना, जिससे कि जो इंडियन और फॉरेन का रिलेशन है, जो ट्रेड रिलेशन है उसमें थोड़ी मतलब वो बढ़ सके, उसका रिलेशन बढ़ सके, अच्छा हो सके और जो फॉरेन ट्रेड है वो इंडिया में अच्छे से अपना काम कर सके। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिसको कहते हैं, निजीकरण से आशय सरकार की किसी संपत्ति या बिजनेस का ओनरशिप मतलब कि स्वामित्व के हस्तांतरण को, यानी कोई चीज़ जिस जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई बिजनेस इंडस्ट्री हो गई जिसमें पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, उसका ओनरशिप मीन्स उसका स्वामित्व जो है वो प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। ओके, अब निजीकरण में क्या था कि नए आर्थिक सुधारों का लक्ष्य था राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना था। तो भारतीय योजनाकारों यानी कि जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानर थे उन्होंने अब तक की जिस नीति का अनुसरण किया था, यानी कि जिस रूल को अब तक वो फॉलो करते आ रहे थे उसको अब उल्टा कर दिया और उसको प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की पुनः व्याख्या की। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसमें पब्लिक सेक्टर की भूमिका की पुनः उन्होंने व्याख्या की और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध निवेश की नीति अपनाई और घाटे में चल रही जो इकाइयाँ थीं
उनको इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो निजी क्षेत्र के उद्यम थे और उसमें जो सरकार का कंट्रोल था, उसको फिर से निजी क्षेत्र को ट्रांसफ़र करना, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर से यानी कि निजी क्षेत्र से सरकार की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। और यदि ये 51% से अधिक है तो इसके कारण जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, यानी कि निजीकरण में क्या था कि पूरी तरह से जो जिन इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, अब उसको धीरे धीरे से कम करना और अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको निजी क्षेत्र को ट्रांसफ़र करना। ओके, तो ये था निजीकरण। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, मतलब आपस में मिल जाना, जिससे कि एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें दुनिया भर के सारे देश यानी कि सारे विश्व की इकोनॉमी एकजुट होकर काम करती है। 1991 तक भारत सरकार ने आयात की मात्रा और राशि दोनों के सख्त नियमन की नीति अपनाई थी और यह नियमन आयात लाइसेंस, करों के द्वारा प्रतिबंध और जो क्वांटिटी यानी कि मात्रा संबंधी प्रतिबंध थे उसके संबंध में ये बनाए गए थे वो हटाया। व्यापार में लिबरलाइजेशन के लक्ष्य को रखकर किए गए जो आर्थिक सुधारों का ध्येय आयात को उदार बनाना था, यानी कि जो भी इंपोर्ट हो रहे थे उनको लिबरल करना था। टैक्स स्ट्रक्चर को लॉजिकल बनाकर निर्यात में वृद्धि करना और विदेशी विनिमय के संबंध में सुधार करना था, जिससे कि देश के शेष विश्व से अलग न पड़ जाए, यानी कि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी वो दूसरे यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो अलग ना पड़ जाए। तो वैश्वीकरण से विश्व की अर्थव्यवस्था के विभिन्न देशों से पारस्परिक लेन देन तथा एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि होगी। और यदि कोई व्यावसायिक इकाई दूर से भौगोलिक बाजार के अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करना चाहती है, यानी कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसके लिए अब भौतिक भौगोलिक दूरी या राजनीतिक सीमा उसके लिए बाधा नहीं बना सकती हैं। यानी कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो अपने ग्राहकों को दूसरे कंट्री में के ग्राहकों को कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसके लिए जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो बाधा नहीं बनेंगी। और 1991 की नीति के माध्यम से भारत सरकार ने देश को वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की राह पर डाल दिया। तो इसमें क्या हुआ कि वैश्वीकरण से जो अलग अलग कंट्री थी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री थी, वो एक साथ मिलकर काम करने लगी, उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से मिलने लगी। तो इससे अपनी इकोनॉमी में भी ग्रोथ आने लगा, यानी कि जो अपनी इंडिया की अर्थव्यवस्था थी उसमें भी सुधार होने लगा। एक वास्तविक वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक सीमा रहित विश्व जिसमें देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। यानी कहने का मतलब है कि जो कंट्री हैं उनके बीच, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का स्वतंत्रता से प्रवाह हो सके, आउटफ्लो और इनफ्लो हो सके। देशों के बीच पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैपिटल का आउटफ्लो इनफ्लो फ्रीडम के साथ हो, स्वतंत्रता से हो। सूचना और प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका भी फ्रीडम के साथ आउटफ्लो इनफ्लो हो सके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रौद्योगिकी और सूचना का आदान प्रदान हो सके। देशों के बीच लोगों का स्वतंत्र रूप से आना जाना, यानी कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग आते जाते हैं उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गहन संकट आया था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, उसकी समस्याओं से उभरने के लिए जो नई औद्योगिक नीति बनी, एलपीजी बनी, और इसमें जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए ये आर्थिक सुधार में बहुत अधिक कारगर सिद्ध हुए। और जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुई थी, जिसमें अधिक सक्षम और प्रतियोगी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को लेकर जो विनिमय का प्रावधान किया गया था, यानी जो एक्सचेंज के लिए प्रोविज़न किए गए थे, उसमें उन 18 उद्योगों को छोड़कर जो कि उच्च निर्णायक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उच्च आयात मूलक थे, अन्य सभी परियोजनाओं के लिए जो औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। और लगभग 80% उद्योग में जो 80% इंडस्ट्री थी उसमें लाइसेंस की अनिवार्यता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं उनको अपनी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, यानी कि अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने और विविधता लाने के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। तो अब क्या था कि उस अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एमआरटीपी एक्ट में संशोधन किया गया। और अधिकांश पूंजीगत वस्तुएं जैसे कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, अर्धनिर्मित माल और उनसे संबंधित जो घटक थे उन पर जो आयात लाइसेंस लगता था उसको
समाप्त कर दिया गया और अग्र लाइसेंसिंग प्रणाली को भी काफ़ी हद तक सरल बना दिया गया। यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो कदम उठाए गए, यानी कि जो प्रारंभ में उठाए गए कदम थे, वो भविष्य की आर्थिक सुधार की दिशा तय कर दी। ओके, तो आई होप आप लोग को ये पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।